नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। सी चलते हैं उत्तराखंड, जहां हरिद्वार के इब्राहिमपुर में पहुंचे हैं पुष्कर धामी। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। देश के कोने कोने में हर सनातन को मानने वाले, हर इस संस्कृति को मानने वाले को इन ठग बंधनों के लोगों से सावधान करने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है जो देश के साथ नहीं चलती हैं, जिनका हित केवल और केवल अपनी पार्टी के साथ होता है, अपने स्वयं के साथ होता है। सत्ता में इसलिए आना है कि सत्ता का भोग करना है, देश के साथ समझौतों पर समझौते करने, देश की एकता और अखंडता के लिए ऐसे लोग हैं। भाइयों बहनों, ये देश को जोड़ने पर विश्वास नहीं करते हैं, देश को तोड़ने पर विश्वास करते हैं। भाइयों बहनों, एक बात समझ में नहीं आती है, इन्होंने अभी भले ही अपने नाम, अपने गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन रख लिया है, परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर भारत नाम से इनको चिढ़ क्यों है। भाई, भारत इतना पुराना नाम है, भारत कहने पर हम सबको गर्व की अनुभूति होती है, तो इन्हें राष्ट्रवाद से चिढ़ क्यों है, ये एक प्रश्न है। भाइयों बहनों, मेरे मन में, हो सकता आपके मन में भी आता हो, इन्हें वंदे मातरम और भारत माता की जय जयकार बोलने से क्यों चिढ़ होती है, आखिर क्या कारण है। भाइयों बहनों, चिढ़ इसलिए है क्योंकि इनके मूल में कभी देशभक्ति न थी, न है और न रहने वाले। इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया है, परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, इन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज सब जानते हैं मोदी जी के नेतृत्व में देश किस गति से आगे बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है, भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। भाइयों बहनों, आज दुनिया जो ऐसे देश हैं जो भारत की बढ़ती हुई साख से परेशान है, भारत की विकास यात्रा से परेशान है। आखिर क्या चीन चाहता है कि आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने? चाहता भाइयों बहनों, चीन नहीं चाहता, पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। क्या भारत के जो दुश्मन देश है, शत्रु देश है, वो चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने? जरा बोलिए भाई, जरा हाथ ऊपर उठा के बोलिए, क्या समझ में नहीं आ रहा क्या? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री न बने, जो भारत को नहीं चाहने वाले हैं, वो सब चाहते हैं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री न बने। भाइयों बहन, आप ही बताइए, ये लोग चाहेंगे कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने? नहीं चाहेंगे, नहीं चाहते। ये लोग भारत को शक्तिशाली होना नहीं चाहते, भारत को आत्मनिर्भर होते हुए नहीं देखना चाहते। भाइयों बहनों, भारत आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित बनेगा, ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है। हमारे बीच में आप सबके प्रिय और जिनके मत और समर्थन के लिए आप सब यहाँ पर आए हैं, वो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे बीच में आ गए हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा के आप सब सच करिए, भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, मैं आपसे कह रहा था, आपको भाइयों बहनों, जो भी दुनिया के लोग भारत को शक्तिशाली होना नहीं देखना चाहते हैं, भारत का विकास नहीं देखना चाहते हैं, भारत को विकसित होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, भारत के अंतिम गांव तक सुविधाएं पहुंचे, भारत के अंतिम गांव तक सारे सरकारें पहुंचे, उनकी व्यवस्थाएं पहुंचे, जो नहीं चाहते हैं कि भारत के अंदर एक संस्कार जो बना है वो तेजी से आगे बढ़े, विकास की गाड़ी जो आगे बढ़ी है वो तेजी से आगे न बढ़े, लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के रास्तों पर रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं, रास्तों में बैरियर बनने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने ऐसे लोगों की दुकानें शटर खींचकर बंद कर देना है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, जिनका एक लंबा अनुभव है, जिन्होंने कर्मठता से, जीवटता से अपने जीवन में काम किया है, उनका अनुभव हरिद्वार के लोगों को मिलेगा, इस घाट क्षेत्र के लोगों को मिलेगा,
ज्वालापुर के लोगों को मिलेगा। भारत सरकार से बहुत बेहतर समन्वय करके उत्तराखंड के लिए योजनाएं लाएंगे। हमारे वकील बनकर हमारी वकालत करेंगे। राज्य सरकार के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी सेतु का काम करेंगे। आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे। आपकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। और जो लोग चाहते हैं कि ये आपका विकास न हो, गरीबों का उत्थान न हो, उन लोगों को आप लोगों ने इस बार के चुनाव में सबक सिखा देना है। भाइयों बहनों, उनकी दुकानों पर परमानेंट ताला लगा देना है। और हम रुक करेंगे 2024 के महासमर का। और आज 2024 के महासमर में हम बात करेंगे स्वास्थ्य का तकाजा क्या हुआ वादा। अच्छा स्वास्थ्य हमारे जीवन के लिए वरदान माना गया है। मजबूत शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है, इसलिए इंसान को हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन WHO सहित कई स्वास्थ्य संस्थान वर्ल्ड हेल्थ डे में सेलिब्रेट किया जाता है, जिनमें सेमिनार, भाषण, डिबेट के माध्यम से लोगों को हेल्थ के बारे में समझाया जाता है। इस दिन का खास मकसद यह होता है कि लोगों को सेहत से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी दी जाए, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का इतिहास क्या है। वर्ल्ड हेल्थ डे का इतिहास WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी, जिसके 2 साल बाद यह तय किया गया था कि लोगों को गंभीर बीमारियों के बारे में जागरूक करने के लिए इस दिन को मनाया जाएगा। सन 1950 में पहली बार 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया। तब से अभी तक साल दर साल इसी दिन स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का खास उद्देश्य यही है कि लोगों की बीमारियों के बारे में बताएं और उसे कैसे बचे, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। ये तो बात हो गई वर्ल्ड हेल्थ डे की, लेकिन जो आज हमारा मुद्दा है कि जो मूलभूत सुविधाएं इस देश में लोगों को मिलनी है, उनका क्या हो रहा है। हम बात करें अगर, तो बड़े बड़े नेता बड़े बड़े भाषणों में ये लगातार कहते हैं ये बात करते हैं कि भाई हमारी सरकार बन जाए या हम आ जाएं तो हम एक अलग तरीके की व्यवस्था बनाएंगे, हम स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, रोजगार, सब पे खूब बड़े बड़े भाषण होते हैं। लेकिन धरातल पर चीज़ें कहाँ हैं। जो सरकार जाती है वो करंट टॉपिक को अपना मुद्दा बनाकर, या जो विपक्ष होता है करंट टॉपिक को मुद्दा बनाकर उसको अपने न्याय पत्र, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र और तमाम पत्रों में उसको ले आता है। लेकिन स्वास्थ्य फिर उन जो टॉप पे जो नाम होने चाहिए, उन जिनमें से एक स्वास्थ्य भी है, वो सबसे नीचे आ जाता है। कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि जो फ़ायदा मिलता है भारत में। सबसे पहले स्वास्थ्य पर खर्च कितना है। 2024-25 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में केवल 90,171 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद में 3,27,71,808 करोड़ रुपए देखते हुए 2.5% पर स्वास्थ्य अनाटन 8,19,000 होना चाहिए था। चालक प्रतिशत के हिसाब से केंद्र सरकार का योगदान 3,27,718 करोड़ होना चाहिए। अब प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना भी है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना को 2 उप योजनाओं को विभाजित किया गया है। पहली खुद PMSY योजना है और दूसरी योजना 22 नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स स्थापित करने से इसलिए 6,835 करोड़ आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2023-24 के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए बजट आवंटन 3,365 करोड़ रुपए था।
केंद्रीय क्षेत्र की इन योजनाओं में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए बजट आवंटन 2022-23 में 28 करोड़ से लेकर 2900 करोड़ तक पहुंचा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 6,412 करोड़ से बढ़ाकर 7200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब आयुष्मान योजना की पात्रता क्या है? ये एक सरकार की बड़ी योजना है जिससे सबका इलाज मिल सके। जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से कम हो उनको आयुष्मान कार्ड धारकों का बन सकते हैं। वो PMJAY लाभार्थी सूची में सूचीबद्ध व्यक्ति आयुष्मान योजना के लिए वेदन करने के पात्र हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 30 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। पांच करोड़ लाभार्थियों को बनाकर यह कीर्तिमान स्थापित किया गया है। यह पहला राज्य है जहां पर 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का आंकड़ा पार किया है। 5 साल पहले यह योजना केंद्र सरकार की तरफ से लागू की गई थी। तो फिर वही बातें घूम फिर के कागजी आंकड़े बहुत मजबूत हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जफर नकवी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, डॉक्टर चारू मल्होत्रा है, कांग्रेस नेता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महेंद्र सिंह जी है, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ चिकित्सक IMA के पूर्व अध्यक्ष कानपुर से हमारे साथ डॉक्टर RN चौरसिया सर है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो राजीव सर आप ही के पास आऊँगा, किस तरीके से देखते हैं कि अभी मैंने आंकड़े भी बताए और वर्ल्ड हेल्थ डे है, इसके बारे में लोगों में जागरूकता अब तक कितनी है? बिल्कुल सही कहा है कि आज के दिन लोगों को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाने के लिए WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी शुरुआत 1948 में उसके 2 साल बाद से शुरू करी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य होने वाले वातावरण परिवर्तन, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर उसके होने वाली जो बीमारियां हैं उनकी कैसे रोकथाम करी जाए, एक दूसरे देश में कैसे उसको आने से पहले रोका जा सके। अभी कुछ ही दिनों पहले कोविड का आने के समय हम लोगों ने देखा कि WHO ने किस तरह से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करा है और किस तरह से भारतवर्ष में इसको कैसे कंट्रोल करा गया, वैक्सीन को डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना, उसको किस तरह से रोकना, वो बीमारी जिनके बारे में पूरे विश्व को नहीं मालूम था उसके विषय में जागरूकता, लेटेस्ट ट्रीटमेंट, क्या दवाइयाँ कब कैसे कहाँ पहुँचना है, ये सभी चीज़ों के लिए ये जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है वो इसके लिए मनाया जाता है। प्रश्न होता है कि स्वास्थ्य होता क्या है, हम किसे कहते हैं कि हम स्वस्थ रहें। एक जो अभी तक लोग मानते हैं वो इसको कहते हैं एब्सेंस ऑफ डिजीज़ इज़ हेल्थ, यानी कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं। लेकिन वास्तव में जो इंडियन मैथोलॉजी है, जो हम लोग मानते हैं, वो उससे कुछ भिन्न है। केवल हम लोग ये मानते हैं केवल हम लोग का मेंटल फिजिकल वेलबींग ही है, और जो आयुर्वेद कहता है कि वो नहीं किसी चीज़ की अति हो, नहीं किसी चीज़ की कमी हो, और हम लोग फिज़िकली मेंटली बिल्कुल फिट रहें, बिल्कुल स्वस्थ रहें और हम अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकें, हमारा वातावरण स्वच्छ हो, हमारे खाने पीने की चीज़ें ठीक हों, हम क्या खा रहे हैं, हम कब व्यायाम कर रहे हैं, समय पर सोएं, समय पर जागें, और नहीं केवल अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवार, अपने आसपास और विश्व को एक परंपरा है उसको हम लोग स्वस्थ रखने का एक माध्यम है जो कि हम लोग आसपास फैला सकते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक और IMA की अगर बात की जाए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कानपुर के प्रेसिडेंट हैं, स्टेट में भी प्रेसिडेंट रहे, डॉक्टर RN चौरसिया जी हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। सर आपके लिहाज से अगर बात की जाए, जो बजट आवंटित होता है, जिस तरीके से आज जो देश में स्वास्थ्य के हालात है या पूर्व में रहे, लेकिन चूँकि आप IMA से जुड़े रहे हैं लगातार, अगर बात की जाए तो डॉक्टरों में आपने जो राजनीतिक सफ़र है वो किया, तो कितना इम्पोर्टेंट होता है अगर चुनावी मुद्दों में आप स्वास्थ्य को सबसे नीचे रखें या कहीं और पीछे रख दिया गया है इस देश में? जी देखिए, इस विषय पे बात करने के लिए हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ शुरू से ही स्वास्थ्य पे जो बजट रहा है
वो सबसे कम रहा है। यहाँ तक कि बहुत छोटे छोटे देश हमारे आसपास में जो हैं, हमारा बजट कम रहा है। तो ये खुद ब खुद ये प्रदर्शित करता है कि बजट स्वास्थ्य के प्रति हम कितने जागरूक हैं। और चूंकि स्वास्थ्य जो है एक इन्वेस्टमेंट है, कोई रिटर्न तो है नहीं, तो इसलिए शायद राजनीतिक इच्छा कभी इसको बढ़ाने के लिए नहीं। और यही कारण है कि हमारा जो स्वास्थ्य का ढांचा है वो आज इतने वर्ष के बाद भी किसी निश्चित उस पर नहीं आ सका है। तो ये वजह है। और चूंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, तो इसलिए वो अभी तक पूरी तरह से प्रभावी ढंग से जो हमारी पॉपुलेशन है उसको बिल्कुल देखते हुए सर, आपको माफी के साथ रोकूंगा। असर उसका नहीं आ सकता है। आप नेता संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। उसके खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। ये आम आदमी दिल्ली सरकार में आप पर्यावरण मंत्री गोपाल दुनिया के अंदर राय है। आज अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, कनाडा में, नॉर्वे में, तमाम जो है पश्चिमी देशों में आज लोग उपवास पर हैं, एक ही बात के लिए कि अरविंद केजरीवाल जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई जारी रखें। पूरा देश उनके साथ खड़ा है। इस तानाशाही को खात्मा करना, इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए ये जो लड़ाई आगे बढ़ रही है, ये लड़ाई अब पूरे देश में और आगे बढ़ेगी। और लोकसभा चुनाव में जेल का जवाब वोट से दे करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। गोपाल जी क्या फर्क पड़ता है इससे? नहीं सर, आपकी सिर्फ भी होता है ना, 2 लाइन बोलिए। सर, आम आदमी पार्टी ने इतना सक्सेसफुली आज मास फास्टिंग का जो आपका प्रोग्राम था वो कंक्लूड किया है, आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी और इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आज जो जंतर मंतर पे माहौल था, जिस तरीके से देशभक्ति के गाने आज हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मिलके गाए, आज मैं ये कह सकता हूँ कि 2011 और 2012 में जो माहौल था वो वापस आया है। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग समय रहेगा। फिर से अपनी चर्चा पे आते हैं और सीधे चलते हैं डॉक्टर आर एन चौरसिया जी के पास। वो कुछ कह रहे थे। सर, आपके पास फिर से आऊँगा जी। आपकी बात को मैंने बीच में रोक दिया था, माफ़ी चाहूँगा। मैं ये कह रहा था कि जो जीडीपी है, वो जो परसेंटेज स्वास्थ्य के लिए है, वो भारत में शुरू से बहुत कम रहा है और अभी भी वो बहुत से देशों से कम है। तो ये खुद प्रदर्शित करता है कि स्वास्थ्य के प्रति हम कितने जागरूक हैं। और नेचुरली ये स्वास्थ्य का जो इशू है वो कोई प्रॉफिट का इशू नहीं है, कोई गेन का इशू नहीं है। लेकिन डेफिनेटली अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है, हमारी पॉपुलेशन की हेल्थ अच्छी रहती है और उनके बीमारी में पैसे कम खर्च होते हैं। लेकिन ये बुनियादी बात शायद राजनीतिक स्तर पर बहुत समझ में नहीं आई, इसलिए इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। महेंद्र सर, जो जब बात आती है कि भाई हमने ये कर दिया, हमने ये किला फतेह कर ली, हमने फिर ये हुआ और फिर ऐसे हम करके हम आज देश के सबसे बड़े वो हो गए दुनिया के, फिर दूसरा विपक्ष कहता है आपने ये किया तो हमने भी ये कर दिया। लेकिन स्वास्थ्य की जब बात आती है ना, आज भी हम देखते हैं कई अस्पतालों में स्ट्रेचर नहीं मिलते हैं, कई जगह बाहर की दवा लिख दी जाती है। हम अपने आप को अभी कोविड में कई जगह ऐसी देखने को स्थिति मिली थी, आपने भी उसको बहुत अच्छे तरीके से देखा। तो दिक्कत कहाँ पर आती है भारतीय राजनीति में स्वास्थ्य के ऊपर मजबूत बजट बनाने में, अच्छे अस्पतालों को बनाने का काम अब शुरू हो रहा है? क्या ये पहले से जो चीज़ें थी या सिर्फ अभी भी सिर्फ आंकड़ों में ही है, धरातल पे कुछ नहीं? नहीं, ये अभी भी वैसे ही हालात है, कोई खास बदलाव नहीं और पहले भी वैसे ही था। बेसिकली इसके संकट इस बात का है कि कोई भी राजनेता ये कतई नहीं चाह रहा है कि इस देश की पॉपुलेशन जो है उनके जब वो वोट मांगने जाते हैं तो आप देखोगे कि जो गरीब आदमी है लाइन लगा करके वोट डालता है, गरीब बना के रखना चाहते हैं ये लोग, ये बीमार बना के रखना चाहते हैं।
सबसे ज्यादा आम आदमी का पैसा बीमारी में खर्च होता है। और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसके बहुत बड़े पैमाने हैं। इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन इससे गेन बहुत ज्यादा है। जब स्वस्थ पॉपुलेशन होगी तो वो पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा करेगी, वो हर एक चीज में अच्छा परफॉर्म करेगी। दूसरी चीज, आपकी पॉपुलेशन बढ़ने का एक कारण भी ये है कि आप जब स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं दे पाते हैं तो पॉपुलेशन भी बढ़ती है, क्योंकि पता नहीं है किसका बच्चा कब मर जाए, 10 साल की उम्र में मर जाए, 15 साल की उम्र में मर जाए। मोर्टेलिटी लेवल बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान में, केयर नहीं है। जैसे कि WHO ये कहता है कि 1000 पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर होना चाहिए, हिंदुस्तान में 11,000 पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर। अब आप सोचिए, ये पॉलिटिकल पार्टी का जो सरकारें हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, किसी भी, कभी भी स्वास्थ्य उनके एजेंडे में रहा ही नहीं, सिर्फ बातें करना है। ठीक है, अगर स्वास्थ्य एजेंडे में होता तो बहुत ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अपने आप ये ठीक हो जाता। कैसे हो जाता? अब जैसे लीकेजेस देखिए कितने हैं। अभी भी कुछ समय पहले, 15-20 दिन पहले, एक रैकेट पकड़ा गया जो कैंसर की दवाइयों, नकली दवाइयां, उनको असली करके हॉस्पिटल्स के साथ रैकेट चला करके बेचता है। ये एक तो पहली बात तो ये कालाबाजारी, ये बंद करने की जरूरत है। दूसरा, सरकारी जो तंत्र है वो क्यों धीमा किया जा रहा है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ग्रो कर जाए। प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ के जैसे कि BSNL चला गया, याद हो आपको, ऐसे ही स्वास्थ्य को अभी आयुष्मान कार्ड का भी, मैं सर आपको याद हो तो आयुष्मान कार्ड को लेकर भी एक बड़ा घोटाला सामने आया था अस्पताल। बिल्कुल बिल्कुल, ये जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं इस तरीके की जा रही, क्यों आयुष्मान कार्ड की जरूरत क्यों पड़ रही? मैं कह रहा हूँ कि पूरी पॉपुलेशन को आप कह दीजिए कि इलाज फ्री में होगा। जैसे कानपुर हाईलैंड हॉस्पिटल है, 1 रुपए में पर्ची बनती थी, आज भी शायद बनती होगी। ठीक है, सारी चीजें फ्री होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे कटौती करना शुरू कर दी जाती है। ये दवाइयां नहीं, ये दवाइयां नहीं, ये चीजें बाहर से लानी पड़ेंगी, ये सारी चीजें यहाँ से करनी पड़ेंगी। सरकारी स्वास्थ्य तंत्र को आज भी आप देखेंगे, मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ना चाहता है बच्चा, ठीक है, लेकिन उनकी स्वास्थ्य सेवाएं गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि उसमें इलाज की जरूरत है, स्वास्थ्य सेवाओं में इलाज की जरूरत, मानसिकता बदलने की जरूरत है, राजनेताओं में मानसिकता बदलने की जरूरत है। वो राजनेता कभी नहीं चाहते हैं कि एक अमीर हो, पढ़े लिखे हो हमारी पॉपुलेशन, क्योंकि अमीर और पढ़ा लिखा सवाल पूछता है हमसे, वो जागरूक होता है। अभी कोविड में लाखों लाख लोग मर गए, क्या कुछ बदलाव आया? कहीं उसके बाद बहुत धन आवंटित किया गया कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। क्या आप कानपुर के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए कैमरा लेकर के, आप देख लीजिए, हकीकत आपको सामने आ जाएगी। प्रदेश के किसी भी जगह पे चले जाइए, देश के राजधानी में चले जाइए, हालात बहुत बुरे हैं, भीड़ ही भीड़ आपको मिलेगी। क्यों भीड़ है? इसीलिए भीड़ है कि आपको जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, उनके पूरी संरचना को, उनके पूरे सपोर्ट सिस्टम को आपने डैमेज कर दिया, खत्म कर दिया। पहले पंचायत स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता था, वहां पर 1 रुपए की पर्ची पे, 25 पैसे की पर्ची पे दवाई मिलती थी, छोटी छोटी बीमारियां वहीं ठीक हो जाती थी। जो नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां हैं वो 60% है, जो फैलती हैं एक दूसरे से वो 40% है, जिससे मौत होती है लोगों की। तो ये अगर आप आंकड़े देखेंगे, जो हेल्थ सेक्टर के आंकड़े हैं, उसमें लीकेजेज अगर खत्म कर दिया जाए, थोड़ी सी विल पावर हो जाए, तो और थोड़ा सा बजट बढ़ा दिया जाए, तो ये स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हो सकती हैं। लेकिन ये ना विल पावर है, ना बजट बढ़ाना है, उसके पीछे मंशा साफ है। ऐसा नहीं है कि नेता जानता नहीं, जानता है, नहीं सरकार चला रहा, देश चला रहा, तो क्या पता नहीं है, लेकिन जनता को आपको वैसे ही रखना है कि वो लाइन में लग के आपके लिए वोट करे। गरीब रहेगी तभी लाइन में लगेगी, आपके पास जाएगी, हाथ जोड़ेगी आपसे। अगर अमीर हो जाएगी आपसे सवाल पूछेगी, अपने अधिकारों की बात करेगी। मूल मुद्दा यही है कि वो अधिकारों की बात तक पहुंचे ही नहीं, वरना और कोई बात नहीं है। चलिए, डॉक्टर चारू मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की नेता हैं, और सबसे ज़्यादा आप ही लोगों ने शासनकाल में रहे, हमारा देश रहा, ऐसा पक्ष भी कहता है और आप विपक्ष भी है। तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अगर बात की जाए, आज़ादी से अब तक कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुए इस भारत में, हम लोग को मान लेना चाहिए। अब तक की बात मैं कर रहा हूँ, मैं पीछे कहीं कुछ छोड़ के नहीं आ रहा हूँ। देखिए, स्वास्थ्य का जहाँ तक सवाल है, मेरा ये मानना है कि जैसे इस बार वर्ल्ड हेल्थ डे पर एक स्लोगन दिया गया है हमें, माई हेल्थ माई राइट।
ये सब इस बार की थीम है। और शायद ये थीम इसीलिए बनाई गई होगी कि हमारा ये एक फंडामेंटल राइट है कि कोई भी शासक, कोई भी सरकार अगर आती है तो ये उसके नैतिक कर्तव्य होता है कि अपने देश के नागरिकों को स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएं प्रदान करे। ये कहना गलत होगा कि इससे पहले जो सरकार थी उन्होंने ऐसी कोई नहीं, एम्स वगैरह उन्हीं की सबकी देन है। और बहुत बड़ी संख्या में अस्पताल जो पुराने आपको दिखाई देते हैं। बस हाँ, ये जरूर कहूंगी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे स्वास्थ्य प्रदान करने वाली जो संस्थान है उनकी कमी रही। और उसके बाद की सरकार ने पता नहीं, लेकिन प्रदेश स्तर पर तो मैं कह सकती हूँ कि बदायूं में पास में एक अस्पताल खोला गया। तो जिस मंशा से, जिस आदर्श को लेकर वो अस्पताल खोला गया, उसके बाद जब सरकार चेंज हुई और वर्तमान सरकार वहां पर आई तो वहां पर स्थिति यह हो गई कि पहले तो डॉक्टर वगैरह की सुविधा दी गई, एम्स की पद्धति पर, पैटर्न पर ही वो बनाया गया, जिससे आसपास के काफी लंबे और बड़े क्षेत्र के लोग, गांव के जो हैं, उनको वो कवर कर रहा था। लेकिन आज स्थिति वहां ये है, क्योंकि वो पहले की सरकार ने बनाया है या जो भी बात रही होगी राजनीतिक, आज वहां पर मरीजों को चूहे काट रहे हैं। बहुत सारे बीमारियों के डॉक्टर्स नहीं हैं, उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकी, नर्सों की बहुत कमी है। और जो मेंटेनेंस है, मशीनें, आप देखिए हर व्यक्ति को मेंटेनेंस चाहिए। जब हमें पेड़ को पौधा भी लेगा तो वो भी पानी चाहेगा, वो भी चाहेगा कि अगर बेल है तो उसको सपोर्ट मिले जिससे वो ऊपर बढ़े, उसे भी खाद चाहिए। तो हम तो इंसान हैं, तो हमें भी तो एक सपोर्ट चाहिए। और मशीन उसके साथ जिसे हम अपने उस साधन स्वास्थ्य के लिए उपयोग करते हैं, तो उसको लगाना ही पर्याप्त नहीं होता, उसकी मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी होती है, जो आप देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों में नहीं बनती। मैं एक बात कहूंगी, लोगों को सबसे ज्यादा जो परेशानियां मैं देखती हूँ वो ये है कि गांव के दूर दराज क्षेत्र के जो लोग हैं, अगर वहां पर किसी बच्चे को माइनर चोट भी लग जाती है या उसे कुत्ता भी काट लेता है तो रेबीज के इंजेक्शन CHS और इसमें CSC वगैरह में नहीं मिलेंगे। उसे कहा जाएगा कि तुम 15 किलोमीटर दूर जो वहां पे देख लो। वो वहां जाएगा तो वहां से कहा जाएगा उधर देख लो। वो बेचारा उस इंजेक्शन के लिए परेशान हो जाएगा। तो स्थानीय स्तर पर अब तो हमने बहुत विकास कर लिया, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, जाने कौन से नंबर के ये तो हमें नहीं पता, लेकिन विश्व गुरु की बात कही जाती है, तो किसी ना किसी नंबर के विश्व गुरु बनेंगे। तो उस नंबर को ध्यान रखते हुए कम से कम जो स्थानीय लोग हैं उनको स्थानीय रोग या बीमारियों की सुविधाएं उनके आसपास के क्षेत्र में ही मिले। ये ना हो, क्योंकि कोरोना ने लोगों को जागरूक तो किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हमारे घरेलू बजट में भी चिकित्सा का बजट हो गया है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य, जिस कंट्री ने इन दोनों चीजों को साध लिया उसी ने विकास किया। ये बात आप मानेंगे, जो पढ़े लिखा तबका है और ये होना भी चाहिए। इंश्योरेंस वगैरह बनाता है। जफर भाई के पास चलेंगे। जफर भाई, लग रहा है आउट ऑफ द टॉपिक है तो आप थोड़ा परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं हो पाता तो ये जो बिल्कुल इस काल में, चारू जी आपके पास आऊंगा, जफर भाई के पास चलूंगा। जफर भाई, आज मैं देख रहा था थोड़ा कि यही टॉपिक आज क्यों उठा लिया गया, स्वास्थ्य का। नहीं विशाल जी, मैं बहुत संतुष्ट हूं अपनी सरकार के तमाम उन कामों से। जैसे तमाम पैनलिस्ट ने बोला कि, और उन्होंने बताया कि बजट में हमने कटौती की, हम तो बजट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम अभी पिछले जो सेशन था उसमें 69,221 करोड़ से अब हम 90,171 करोड़ के बजट पे बात करते हैं। और आयुष्मान हेल्थ सेवा में, जिसमें हम पहले 2100 करोड़ पे के बजट को रिलीज किया, तब हम 4108 करोड़ के बजट को रिलीज करते हैं। आज भारत में हम 30 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड देके लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दें। जैसे हमारे आदरणीय महेंद्र भाई, वरिष्ठ हमारे पत्रकार भी हैं, और हमारे बड़े भैया भी, मैं उनको बताना चाहूंगा, जैसे अभी आपने बताया महेंद्र जी कि आर्थिक स्थिति लोगों की डिस्टर्ब हुई है, जिनके मासिक आय 20,000 के ऊपर अप्रोक्सीमेट है, हम 2-2.5 लाख के एनुअल इनकम के उस पर कॉलम पे अगर हम दे, जिनके घर में आर्थिक स्थिति में 20,000 रुपए महीने की भी आर्थिक जिनकी कमाई है, उनको भी हम स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ देते हैं। आयुष्मान कार्ड सिर्फ एक निम्न वर्ग के व्यक्ति के लिए नहीं, आयुष्मान कार्ड तमाम उन लोगों के लिए हम आगे भी इनरोल कर रहे हैं। हम 30 करोड़ के ऊपर भी इनरोलमेंट कर रहे हैं और तमाम लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं कि वो उन लूप होल पे काम करते हैं जिसमें पिछली सरकारों ने काम नहीं किया। जैसे हमारी बहन चारू जी बोल रही थी कि अगर कुत्ते ने काट लिया तो उसके लिए भी इंजेक्शन। मैम, शायद आप डेवलप इंडिया में नहीं जी रही, अभी आप 2014 वाले में जीवे। चारू, उनकी बात खत्म हो जाएगी। चारू जी, बात कंप्यूटर, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। आप जाइए मैम, आपको तमाम उन दवाओं से सहूलियत मिलेगी।
आपको तमाम उन दवाओं सहूलियत मिलेगी। आप रेबीज की बात करिए, तमाम बेसिक जो भी नीड्स हैं वो हम सीएससी सेंटर से लेके तमाम उन सेंटर्स में देते हैं, क्योंकि हम देश के नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं। हम लफाजी नहीं किए कांग्रेस की तरह कि 55-60 साल काम करने के बाद भी वी आर ऑन सच अ लूप होल कि हमको अभी उन गड्ढों को भरने में टाइम लगा जो आपके दिए हुए थे। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात की, हमने लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का जो मेडिकल कवर दे रहे हैं ना, वो उन लोगों को दे रहे हैं जिनको आपने हमेशा जो है, जिनको ठगा है, जिनका शोषण किया है। मैम, हम उन पे बात कर रहे हैं। आपके तमाम पैनलिस्ट, आज जो तमाम पैनलिस्ट मौजूद थे, मैं किसी भी पैनलिस्ट की बात में मैं इसलिए शांत था कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं अपनी पार्टी की तमाम उन चीजों को बता सकूंगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है कि जनता को यह बताना है कि ठगा गया। अगर वो ठगी हुई जनता होती तो आज वो मोदी के साथ नहीं होती, अगर वो ठगी हुई जनता होती तो योगी के साथ नहीं होती। और 2024 में मैम आपका फिर वही हाल होने वाला जो 14 से हम करते आए, वी आर गोइंग टू गिव यू अ क्लीन स्वीप एंड द थिंग विल गो ऑन। और लोग मोदी पे विश्वास इसलिए करते हैं कि मोदी तमाम उन जमीनी मुद्दों पे काम करता है। हमने सुरक्षा पे भी बात की, हमने स्वास्थ्य पे भी बात की, और हम तमाम उन बेसिक मुद्दों पे बात करते हैं। हम मेडिकल फैसिलिटीज देते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, और हम अभी जैसे महेंद्र भाई साहब ने बोला था कि 1 रुपए के पर्चे लगा के लाइन लगाते, अगर हम अपने लोगों का डेटा मेंटेन करते हैं कि किसको हमने क्या स्वास्थ्य सेवाएं दी, दैट इज नॉट अ नेगेटिव पॉइंट फॉर। नहीं तो सरकारी जो अस्पताल है यहाँ की हालात कब कैसे होंगे? तो रोज एक नया वीडियो आता है, कहीं पर तीमारदारों को इलाज सही से करने पे मारा जाता है, कहीं पर दवाएं बाहर से लिख दी जाती है, कहीं पे जांचें भरे हुए हैं, कहीं पर जांच बाहर से कराई जाती है। जहां कल्प्रिट्स है, जहां दोषी है, उन पर कार्रवाई भी होती है, और आपके चैनल के माध्यम से तमाम वो न्यूज चलाई भी जाती है, निगेटिव भी एंड पॉजिटिव भी। जब उसका रिजल्ट आता है आपके चैनल के द्वारा भी, जब सूचना पहुंचती है शासन में, तो उन पर त्वरित कार्रवाई होती है। ये मोदी और योगी की प्राथमिकता है तमाम उन चीजों के लिए जिसपे आज देश विश्वास करता है, जिसपे आज देश यकीन करता है। चलिए चारू, जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर मैं कहना चाह रही थी, एक तो आयुष्मान कार्ड का ये बहुत ज्यादा प्रोपोगंडा जो चल रहा है, मैं आपको बता दूं, ये राजीव गांधी जी के समय से ये चला था, आपको भी पता होगा। और ये कार्ड योजना तभी से चल रही थी, उसको इन्होंने प्रोपोगेट बहुत ज्यादा किया। कांग्रेस की आदत नहीं है कि वो काम करती है चुपचाप से, इतना प्रोपोगेट और एडवर्टाइज नहीं करती कि छोटा सा काम करो चिल्लाने लगो, शोर इतना मचाओ कि लोगों को लगे कि बहुत काम हुआ है। अगर इतना ही काम होता तो अखबारों में ये न्यूज नहीं आती कि आपको एम्बुलेंस नहीं मिली तो पिता जो है, बच्चे अपने पिता को, आदमी जो है वो साइकिल में बांध के ले जा रहा है या कंधे पे ले जा रहा है या मिलो दूर ठेले पे ले जा रहा है, तो ये सब बातें ना होती। और ये बात कि आपने आयुष्मान कार्ड 5 लाख दे दिए, आप उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखिए, उसके हिसाब से तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। जब आप इतने स्पीडी वर्क और इतनी ज्यादा दावे कर रहे हैं, तो आपने अभी तक इतना प्रोपोगेट करा, इतने और चीजों में अपना टाइम वेस्ट करा, इस काम में क्यों नहीं करा कि मूलभूत सुविधाएं, आयुष्मान कार्ड सब लोगों का बन जाता। मतदाता का जो वोटर कार्ड है वो घर घर जाके बन रहा है, तो क्यों नहीं ऐसे लोगों को ढूंढकर आपने उनका बनाया। हम तो बुरे थे, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो सब काम अच्छे ही कर रहे हैं। सारी पार्टी आपसे पहले जो थी उन्होंने कुछ देश का विकास नहीं करा, सारे विकास आप कर रहे हैं, मंजूर है। चलिए, तो अभी तक वोटर कार्ड की तरह आपने एक एक जगह, एक एक घर में देखकर ये क्यों नहीं देखा कि हम जो है वो आयुष्मान कार्ड सबको बांटेंगे। किसी को भी क्रिटिसाइज करना, जो चला गया उसने देश की जितना उस समय की स्थिति थी, विजन था, उस हिसाब से काम किया। आप आए हैं, आपको उसके बेस मिला, आपने उसके ऊपर विकास किया। ये एक विकास का क्रमिक सिद्धांत है, अगर आप नहीं करते तो इतना बोल नहीं पाते। और ये बात समझिए, छोटा पौधा होगा, आप उसे पानी दें या ना दें, अगर उसके बस में होगा तो आगे विकसित करेगा। आपने सब कुछ नहीं किया, आपने सहयोग किया, आप चुनकर आए, देश की जनता ने आप पर यकीन किया, डिड इट वेल, इट्स गुड। लेकिन इस बात को आप ये बात कहें कि किसी ने कुछ किया ही नहीं, आप ही ने सब कुछ किया, मोदी जी पर सबका यकीन है, उन्हें वोट मिल रहा है, इट्स ओके। नहीं होगा, उन्हें वोट नहीं मिलेगा। लेकिन जो मूल मुद्दा है, स्वास्थ्य संबंधित बात हो रही है, उस मुद्दे पर मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार ने भी ऐसा कुछ नहीं किया सिवाय प्रोपोगेट करने के, एडवर्टाइज करने के। मैं फिर से राजीव कक्कड़ जी के पास चलूंगा, मैं रोकूंगा आपको। राजीव कक्कड़ जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, जो चीज़ें हैं, अगर बात करें हम जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बात करते हैं, अभी इनमें और क्या अपडेशन होना चाहिए? जिस तरीके से आप भी न्यूज़ पढ़ते होंगे, हम भी हर बार ये खबर दिखाते हैं, स्टेशन नहीं मिल रहे हैं, बाहर से जांच कराई जा रही है, सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टर जो है महंगी महंगी प्राइवेट दवाएं लिख रहे हैं, तो अभी क्या और अपडेट करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, बात बिल्कुल ठीक है कि हमें अपग्रेड करना चाहिए। जैसा उन्होंने भी कहा कि एक ये ट्रांजिएंट फेज़ है, हमें प्रोग्रेस करनी है, तो हर फेज़ में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मेटालिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हम हेल्दी रहेंगे तो नेचुरली हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हम कंट्री ग्रोथ करेगा।
लेकिन कुछ हमें आउट ऑफ बॉक्स सोचने की ज़रूरत है। जो भी गवर्नमेंट है, हम कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी हो, हर पार्टी चाहेगा कि हम अच्छा काम करें एंड सब लोग स्वस्थ रहें। केवल हमें सोचने की ढंग है, अगर हम केवल कहें कि केवल गवर्नमेंट ये कर देगी, नहीं, हमारा अपना भी एक दायित्व है कि हमें स्वयं को भी स्वस्थ रखना है। जैसा उन्होंने कहा, इस बार का स्लोगन है कि हमारी हेल्थ हमारा स्वास्थ्य, यानी कि स्वस्थ रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है एनवायरनमेंट है, हमारा डाइट है, हमारी एक्सरसाइज। गवर्नमेंट आके तो हमें एक्सरसाइज नहीं कराएगी। गवर्नमेंट रात को ये तो नहीं कहेगी आप रात को 8 बजे 10 बजे सो जाइए, खाना जल्दी खाइए, खाना रात को क्या खाना चाहिए, किस समय उठना चाहिए, किस समय सोना चाहिए। और एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हर गवर्नमेंट, किसी भी पार्टी हो, हर गवर्नमेंट चाहती है वो काम हो। जहाँ तक अगर हमने कोविड में देखा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जितनी वैक्सीन बनी है इंडिया में, जितनी वैक्सीन बनी है उसी का नतीजा था कि हम लोग के कोविड के जो पेशेंट बचे हैं उसकी वजह से बची है। यही नहीं, दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट भी करा गया है वैक्सीन, और हमारी वैक्सीन की क्वालिटी बहुत अच्छी रही है। बहुत लोग कहते थे कि फाइज़र की वैक्सीन अच्छी है, दूसरे कंट्रीज़ की वैक्सीन अच्छी है, लेकिन अल्टीमेटली हमारे कंट्री के जो हमारे वैज्ञानिकों ने करा है वो वैक्सीन सबसे अच्छी निकली है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह से हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी काम कर रहे थे। जिस तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ मिलकर 80% लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहे हैं, और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम करा है। किसी भी हो सकता है, किसी प्रदेश में कोई सरकार हो, किसी प्रदेश में कोई सरकार हो, सरकारों की बात नहीं है, लेकिन सबने मिलजुल करके काम करा है, उसका नतीजा हुआ है। जहाँ तक हम एक्सपेक्ट करें कि नहीं सारी कोई गवर्नमेंट इतनी बड़ी पॉपुलेशन को 2 दिन के अंदर स्वस्थ बना देगी, तो ये गलत है। केवल आउट ऑफ बॉक्स, कुछ बियॉन्ड जो चीज़ हम लोग रोज़मर्रा में सोचते हैं उसके बियॉन्ड सोचने की ज़रूरत है। इतने फंड्स कहाँ से आएंगे जो हर एक आदमी को इतना ट्रीटमेंट दिया जा सके। हर जो ड्रग डेवलप होती है, ड्रग डेवलप होने के लिए उसकी एक कॉस्ट की ज़रूरत होती है। फार्मास्यूटिकल कंपनी की अपनी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की अपनी प्रॉब्लम है। अगर हम एक मोबाइल को चार्ज करते हैं 150-200 रुपये लेते हैं, अगर हम 1 रुपये एक्स्ट्रा ले लें और उस एक्स्ट्रा रुपये से उसका इंश्योरेंस ले लें, सोचिए हर महीने में कम से कम आराम से पेट्रोल बढ़ाते हैं, केवल 1 रुपये या 50 पैसा भी उसमें एक्स्ट्रा ले लें तो अपने आप हम अपने आप को इंश्योर कर सकते हैं। ना गवर्नमेंट के ऊपर उतना लोड पड़ेगा, ना किसी के ऊपर। अगर कुछ थोड़ी सी प्लानिंग, कुछ थोड़ा सा अगर हम लोग कर लेते हैं तो इससे बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा। ना गवर्नमेंट के ऊपर लोड पड़ेगा, नहीं जनरल पब्लिक के ऊपर एफोर्ड करेगा। अगर आज हम हर आदमी एक स्मार्टफोन ले रहा है, हर आदमी पेट्रोल बढ़ा रहा है, डीजल बढ़ा रहा है, जितनी बार वो इन्वेस्ट करेगा, जितनी बार वो लेगा, अगर हर रेस्टोरेंट में जाकर वो पार्टी कर रहा है, अगर उसको ले करके अगर अपने आप को अपग्रेड करता जाएगा तो छोटे से छोटा आदमी इंश्योर हो जाएगा। गवर्नमेंट जो एक पर्टिकुलर क्लास के लिए कर रही है वो करे, उसके अलावा एक हेल्थ इंश्योरेंस, आपका लाइफ इंश्योरेंस, इन्वायरमेंट के बारे में, ये सारी चीज़ें अगर कुछ हम लोग कर लें। अब वो ज़माना बदल गया है कि बीमारी होगी तब हम उसको ट्रीट करेंगे। अब है कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट थिंग। बीमारी होने से पहले अगर हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं तो वही हमें स्वस्थ रह सकता है। कब हमें खाना है, कब हमें सोना है, कितने घंटे हमें सोने की ज़रूरत है, बच्चों को कितना प्रेशर देना है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हो रही हैं, डिप्रेशन है, सुसाइड है, रोड एक्सीडेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें भी हेल्थ में आती हैं। केवल हम ये सोच लें कि ये बीमारी हुई है, पहले स्मॉल पॉक्स था, अब कोविड आ गया, वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं। दिन पे दिन वायरस अपना जो बैक्टीरिया है, जो इन्फेक्टिव डिजीज़ेस हैं, अपना प्ररूप बदल रही हैं। हमारी बॉडी का एक जो रेजिस्टेंस है उसको हम किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। खाने पीने की जो रोड साइड चीज़ें मिल रही हैं उनके अलग नॉर्म्स होते हैं, उनकी क्वालिटी मेंटेन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मिल करके, बैठ करके, सारी पार्टीज़ मिल करके अगर इसके ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव वर्क करें तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के साथ में हम लोग सभी को प्रोग्रेस होगी, हम लोग को सभी की उन्नति होगी। इसलिए कुछ प्लानिंग की ज़रूरत है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन गवर्नमेंट दे रही है, फ्री में दे रही है। कुछ मेडिसिन जो कैंसर की मेडिसिन में उनके ऊपर टैक्स अगर ख़त्म कर दिया जाए, उनकी कॉस्ट को कम कर दिया जाए, जो हम लोग जो मेडिसिन जो अब कहते हैं जेनरिक मेडिसिन हैं, लेकिन क्या आईसीयू में हम लोग क्या सारी मेडिसिन लगा सकते हैं? उनकी क्वालिटीज़ में उसको कंप्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे हैं कि उनका ट्रीटमेंट फ़र्क पड़े। जहां पेशेंट को 10 दिन दवाई देनी पड़ रही है, अगर हम क्वालिटी मेडिसिन देंगे क्या 5 दिन में वो ठीक हो सकता है? और सर एक चीज़ और भी है, जैसे हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि ये जो दवाएँ हैं, अभी पिछले दिनों मैं कानपुर की, जफ़र भाई आपको बता दूँ, कानपुर की घटना, एक मेरे जानने वालों के मुंह पे कुछ ऐसा आया उनके कि उनको कैंसर डिटेक्ट होने की बात कही गई,
उन्होंने जहां दूसरी जगह एक जांच कराई तो ऐसा कुछ नहीं निकला। सरकारी अस्पताल की बात कर रहा हूं मैं। और लगातार एक मीडिएटर है जो डेली फ़ोन करके उनको ये कह रहा है, अभी आप कह रहे थे ना कि कार्रवाई होती है, कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं। मैंने तो भी 2 बार फ़ोन किया वहाँ, तो वो कह रहे हैं कि आप अगर नहीं कराएंगे तो आपका पूरा एक तरफ का फेस हटाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो ये जो बाहर से अल्ट्रासाउंड करा लाओ, बाहर की जांच मानेंगे, इस पर कोई, जब आप, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब और लोगों से मिले तो उन पर जरा एक बार इस पर ज़रूर विषय पे चर्चा करिए कि भाई इनको भी रोकें, क्योंकि जो सरकारी अस्पतालों में जो प्राइवेट लोग घुस गए हैं ना, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवा को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। मैं आर एन चौरसिया जी के पास आऊँगा। सर, आप आईएमए के इतने लंबे समय से अध्यक्ष रहे, स्टेट आईएमए के अध्यक्ष रहे। आईएमए का रोल क्या होता है जब स्वास्थ्य विभाग का बजट आवंटित होता है? क्या इनकी तरफ से मांग रखी जाती है कि इस बार इंडियन मेडिकल, दिल्ली से अगर बात की जाए पूरे देश की, क्या यहाँ से भी मांग रखी जाती है कि भाई अब इस बार इतना बजट सरकार को रखना चाहिए? ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, डॉक्टरों की संस्था है, और भारत सरकार की कंटिन्यूअस टच में रहती है। हमारा भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है, जो बराबर भारत सरकार के नुमाइंदों से संपर्क में रहता है और समय समय पर उनको अपना राय और मशवरा देता है। लेकिन बात यह है कि अगर मेडिकल की बात है तो उसमें जो बात समझने काबिल है, जैसा भी डॉक्टर कक्कड़ कह रहे थे कि हम क्यूरेटिव में जाते हैं, क्यूरेटिव तो हमारा पूरा नहीं है, लेकिन अगर प्रिवेंटिव में हम हैं तो हम काफ़ी कुछ कम कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के लिए मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहता हूं कि अब आप देखिए, तंबाकू जो है वो नुकसान करती है, लेकिन तंबाकू के विज्ञापन जो हैं और तंबाकू का जो प्रमोशन है या तंबाकू का जो कारोबार है, उस पर टैक्स है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे निश्चित हैं। शराब के बारे में भी यही कहते हैं कि भाई लिवर है, किडनी है, डैमेज करती है, लेकिन आगे किस कदर उसका प्रमोशन है और ये है। तो ये सरकार के जो काम हैं, प्रिवेंशन तभी हो सकेगा जब उसमें जनता के सामने केवल एक ऑप्शन होगा। एक तरफ आप प्रमोशन करेंगे, दूसरी तरफ उसको कहेंगे कि भाई नहीं ऐसे करो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो भ्रमित है जनता, और इसको क्लियर कट ओपिनियन के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन समय समय पर भारत सरकार को अपने सुझाव देती है, लेकिन वो सुझाव ठंडे बस्ते में और वेस्ट उसमें डाल दिए जाते हैं, उन पे अमल नहीं होता है। क्योंकि जहां पर भी ये बात होती है वहां पर उसमें राजनीतिक क्या लाभ है ये साड़े आ जाता है बीच में। क्योंकि जो भी काम है मेडिकल सर्विसेज के बहुत डेडिकेशन डिवोशन के काम है और कोई फायदे के काम नहीं है, और बल्कि इन्वेस्टमेंट है ये। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये जरूरी है कि इस विषय पर मेडिकल जो ओपिनियन है उसको राइट ऑन द टॉप रखा जाए, उसमें तमाम राजनीतिक जो हस्तक्षेप हैं वो न किए जाएं। बिल्कुल। और जब एक स्वास्थ्य के बजट की बात आए या स्वास्थ्य की जो दिक्कतें हैं उन पर जरा मुखर होकर नेताओं को भी अपनी बात रखनी चाहिए। महेंद्र सिंह जी हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। महेंद्र सर, जब बात स्वास्थ्य की आती, मैंने तेजस्वी यादव के, अभी हम कुछ दिन पहले जब आप हमारी डिबेट में थे तो मैं तेजस्वी यादव की बात कर रहा कि तेजस्वी यादव बहुत दिन बाद एक ऐसे नेता बनकर आए जिन्होंने भाई 3 मुद्दों पर ही बात करी पूरे बिहार के चुनाव में 2020 में, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, और लगातार कहते थे यही बात करोगे तो ही देश पे राज करोगे। और बिहार की जनता ने उन्हें सबसे लार्जेस्ट पार्टी का तमगा भी दिया, जो अभी भी फिलहाल वो हैं। और नेता और नेता जो और है, मैं सबका नाम लूं तो बहुत लंबी लिस्ट है, जो कहीं ये नहीं कर रहे, वो तो अभी भी कह रहे हैं मैंने राम मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दी। अब किसी के कोविड हो जाए तो वो क्या करे धारा 370 का? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। दरअसल यही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य जो है, रोजगार, ये एजेंडे में भी नहीं है। 2 नेताओं का नाम याद करिए, केजरीवाल ने भी ये मॉडल देने की कोशिश की, शिक्षा और स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी स्कूलों का को ठीक करने की कोशिश, कम से कम वो एक एजेंडे में आया। ऐसी आरजेडी ने भी अपने एजेंडे में लिया। ये एजेंडा हर पार्टी का होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में 3-4 कैटेगरी की पॉपुलेशन है। एक कैटेगरी की पॉपुलेशन वो है जो सबसे ज्यादा है, यानी 90 करोड़ लोगों को जो सरकार कहती है कि हम शासन दे रहे हैं, यानी वो बिल्कुल ही ऐसे गरीब हैं जिनको अभी खाना भी अपना कमा के नहीं खा सकते, इसलिए सरकार दे रही है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 90 करोड़ तो वो निकल गई। उसके बाद आता है लोअर मिडिल क्लास,
फिर मिडिल क्लास, फिर अपर मिडिल क्लास, फिर उच्च क्लास, हायर। उसको स्टेटा में जो है उनको तो दिक्कत नहीं है, वो तो बड़े हॉस्पिटल्स में जाके इलाज करा सकते हैं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन मिडिल क्लास में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो इंश्योरेंस कवर से सब लोग हो जा रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर है जो लोअर मिडिल क्लास है और जो 90 करोड़ है जिनको राशन दे रही सरकार, लोग उनको तो सरकार आयुष्मान कार्ड और वो सारी चीजें करके दे रही है, लेकिन उनकी वो बीमारियां ऐसी छोटी छोटी बीमारियां हैं जिनमें आयुष्मान कार्ड से कुछ नहीं होने वाला, छोटी छोटी बीमारियां हैं। और जो लोअर मिडिल क्लास है वो ऐसा है जो इंश्योरेंस भी नहीं ले सकता और उसको आयुष्मान कार्ड भी नहीं मिलता। हंसते ये लोग हैं, पिसते ये लोग हैं। तो सरकार को अगर, और दूसरी चीज संवैधानिक तौर पर भी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एक्सप्लेन किया है कि राइट टू डिग्निटी मूल अधिकार है, और राइट टू डिग्निटी में ये स्वास्थ्य भी है, यानी स्वस्थ रहना आपका मौलिक अधिकार है। तो जब स्वास्थ्य भी मूल अधिकार है तो सरकार की ये ड्यूटी है कि सबको मुफ्त में चिकित्सा दे, और जब तक मुफ्त में चिकित्सा देने की परंपरा नहीं आएगी, अभी मुफ्त का मतलब ये नहीं होता है कि आप रेवड़ी बांट रहे हो किसी को, ये आपका दायित्व है। जैसे आपके घर में बच्चे होते हैं, आप उनको खाना खिलाते हो, उनसे पैसा नहीं लेते हो, उनसे दूसरे वो काम करके आपको कमा के देंगे, लेकिन आप उनको स्वस्थ रखते हो, उनको खाना खिलाते हो, उनको दवाई करते हो। सरकार भी यहाँ पे लोक कल्याण के लिए है। सरकार अपनी पॉपुलेशन को पढ़ाए, पढ़ने का हक है, सरकार अपनी पॉपुलेशन को स्वस्थ रखे, सरकार अपनी पॉपुलेशन का पेट भरे। और कम से कम चलिए मंच पे ना कह पाए, लेकिन अपनी नीतियों से ही लोगों को खुश कर दे। अब जैसे तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग में कम से कम भर्तियां तो करी, अरविंद केजरीवाल ने कम से कम मोहल्ला क्लिनिक तो खोले कि लोगों को बड़े अस्पतालों में भीड़ नहीं लगानी पड़े, वरना दिल्ली में बड़े बड़े अस्पतालों की लाइन है, लेकिन कम से कम वहां लोग पहुंच तो रहे, मोहल्ला क्लिनिक से इलाज तो हो रहा है। हाँ विशाल जी, और एक बात, आईएमए बेसिकली आईएमए सुझाव बहुत अच्छी देती है, लेकिन दिक्कत यह है आईएमए के पास वो अथॉरिटी नहीं है कि सरकार को अपने एजेंडे पे ला सके। ये बहुत दिक्कत है। अपने सरकारी डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम करते हैं, साइंटिस्ट बहुत अच्छा काम करते हैं, इन लोगों पर बहुत, एक डॉक्टर अभी हेल्थ मिनिस्टर बने थे, डॉक्टर हर्षवर्धन, पूरा टीकाकरण किया, पूरे देश में उसको देखिए हटा दिया उसको। आप सोचिए उस टीकाकरण के माध्यम से बीमारी हट गई। ठीक, पोलियो की बात कर रहा हूं। तो आप देखिए सरकारी अस्पताल, सरकारी डॉक्टर बहुत अच्छा काम करते हैं, आईएमए रिकमेंडेशन बहुत अच्छी करती, लेकिन सरकार नहीं सुनती। किसी की भी सरकार रही हो, ये सरकार रही हो, पीछे सरकारें रही हो, कोई भी सरकारें रही, ठीक है। और दूसरी चीज एम्प्लॉयमेंट की बात में कह रहा, डॉक्टर ही नहीं है। कोविड के समय में भी देखा गया डॉक्टर नहीं है, बहुत कमी है डॉक्टरों की, भर्ती नहीं हो रही है। जब डॉक्टर नहीं होगा, ओवरबर्डन होंगे, उनको पढ़ना भी है, नई रिसर्च भी देखनी है, रिसर्च भी करनी है, लेकिन सरकार सुनती नहीं है, सरकार भर्ती नहीं करती, क्योंकि रोजगार उनके एजेंडे में है ही नहीं। अगर रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा ये एजेंडे में हो, शिक्षा भी, स्वास्थ्य, एजुकेशन भी हेल्थ का ही प्रोसेस है, हेल्थ एजुकेशन भी तो है, हेल्थ में रोजगार भी है, बहुत सारी चीजें। इवन जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी कम है, बहुत दिक्कतें हैं। तो वो हर एक जगह पे, ये जफर भाई कह रहे थे कि बहुत कर रही सरकार, ठीक है बहुत कर रही है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। बजट बढ़ाने की जरूरत है, प्रायोरिटीज तय करने की जरूरत है, शिक्षा और स्वास्थ्य में प्रायोरिटीज तय करने की जरूरत है। अगर आप वो शिक्षा में ही उसको नहीं ला सकते कि हम मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं लेकिन डॉक्टर भर्ती नहीं करेंगे, तो फिर मेडिकल कॉलेज का मतलब ही क्या रह गया। एम्स आपको पता है क्या फर्क पड़ना, एम्स आपको उस तरीके, दिल्ली का जो एम्स है वैसा क्या कोई एम्स बन पाया? आज तक नहीं बन पाया, नाम बदल गया लेकिन नहीं बन पाया। बिल्कुल, वो भरोसा कहाँ से हो गया, नहीं ला पा रहे वो भरोसा। डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, तो भरोसा नहीं। मशीनें आपने लगा दी, ठीक है, मशीन थोड़ी ऑपरेट करने वाले लोग नहीं है, मशीन का ऑपरेट करने वाले लोग नहीं है। फाइनल कमेंट मैं लूंगा। आईएमए के डॉक्टर साहब बता सकते हैं, सर्जन की कमी है सरकारी अस्पताल में। बिल्कुल, मैं जल्दी से चारू मरतुआ जी के पास चलूंगा, फिर फाइनल कमेंट लूंगा आर्यन चौरसिया जी से। मैम, फाइनली मेरा ये कहना है कि सरकार चाहे कोई भी हो, और जो मुद्दे हमारे वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह जी ने कहे वो बिल्कुल वाजिब है, और मैं उसको डिटो करते हुए ये बात जरूर कहूंगी कि आपको अस्पताल स्थापित करना ही केवल नहीं कि आपने बड़े बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, लेकिन वहां पर आपको चिकित्सक भी नियुक्त करने होंगे। इसके साथ ही साथ एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो मरीज से पूछा जाता है कि भाई आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है या नहीं है। अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो डॉक्टर देख लेता है कि कितना दिन का पेमेंट कर सकता है, तो उसको 5 दिन का एडमिट करके 6ठे दिन घर भेज देता है। अगर देख लेता है कि हाँ इनके पास मेडिकल इंश्योरेंस है
तो वो वही व्यक्ति जो है वो 10 दिन तक अस्पताल में रहता है और उसके बाद उसे छुट्टी दी जाती है। तो मेरा इतना कहना है कि आईसीयू, प्राइवेट वार्ड्स, जनरल वार्ड्स, ऑपरेशन, ये चीजें ऐसी हैं जिनका कभी ना कभी किसी ना किसी व्यक्ति का वास्ता पड़ ही जाता है। तो सरकार को, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, क्यों लोग सरकारी अस्पतालों में बैठते हैं, पर्चे लगाते हैं और पूरे पूरे सुबह से लेकर शाम तक की उनकी ओपीडी खत्म नहीं होती, और अखबार में आता है कि डॉक्टर देर से आए, अफरा तफरी मच गई और मरीज की जान चली गई या किसी की ज्यादा बीमारी बढ़ गई। तो सरकार को प्राइवेट, आप ब्लेम नहीं कर सकते। मैं मैं चारू जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जब आप भर्ती नहीं करेंगे, ओवरबर्डन होगा, तो आप ब्लेम भी नहीं कर सकते भाई कि और डॉक्टर। और सीधा मैं फाइनल कमेंट लूंगा आर एन चौरसिया जी से, फिर डिबेट क्लोज करूंगा। सर, पैसों में कुछ कंट्रोल करें, बिल्कुल। ये नहीं कि मन मर्जी एक जगह प्राइवेट। चारू जी आपको रोकूंगा क्योंकि डिबेट क्लोज करनी है, माफी के साथ। मैं फाइनल कमेंट लूंगा डॉक्टर आर एन चौरसिया जी से। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो विषय है बहुत ही अच्छा विषय आज की तारीख में आपने उठाया है, और इसमें भ्रम और भ्रमित होने का बहुत ही इंतज़ाम है। इसलिए ये समस्याएं हैं। मेडिकल की समस्याएं कुछ और हैं, उनका निदान कुछ और हो रहा है, और हमारे पास सच पूछिए, हमारी जनता भ्रमित इस वक्त, वो ये नहीं समझ पाती हमको क्या करना है। नीम हकीम कतरे जान भी हिंदुस्तान उतने डॉक्टर नहीं हैं, और साथ में विधाएं भी उतनी हैं, तो वो समझ ही नहीं पाते करना क्या है। प्रिवेंशन के ऊपर, जैसा डॉक्टर कक्कड़ ने कहा था, मैं अब ये कहना चाहता हूं कि इलाज के साथ में प्रिवेंशन करके उसको पूरी तरह से रोकने की जरूरत है, और सरकार को और सरकार के नुमाइंदों को मेडिकल वर्ल्ड की बात को समझ करके तब फिर चलना चाहिए। और कितना भी आयुष्मान और कितना भी शोर शराबा और कितने भी एम्स ये सब हो जाएं, लेकिन जो बुनियादी जरूरत है, जैसे कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, बेसिक जो बुनियाद जब तक नहीं पूरी होगी मेडिकल की, जब तक बेसिक ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, तब तक ये बड़े बिल्कुल बात कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के डॉक्टर पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं, अपनी मेहनत से, अपने बलबूते से और अपनी ट्रेनिंग से। वही लोग हिंदुस्तान में कितने पीड़ित और कितना महसूस है, ये आपने देखा होगा। कानून लग के, चाहे ये इंश्योरेंस की चकल्लस, इसको मैं चकल्लस कहता हूं, कि इसने एक ऐसा तरीका अपना दिया है जिसमें भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल, इलाज के नाम पर सिर्फ दिन बढ़ाए जा रहे हैं और महंगी महंगी दवाई लिखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आर एन चौरसिया सर, आपका भी। महेंद्र भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चारू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जफर नकवी जी का आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। आज हम बात कर रहे थे स्वास्थ्य का तकाजा, कहा गया वादा। लोग वादे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य की नहीं। वर्ल्ड हेल्थ डे है, लोगों ने उस पर आज जितनी भी रैलियां हुई या बड़े बड़े नेताओं के भाषण हुए, कहीं भी आपको इसका जिक्र मुझे नहीं लगता कहीं मिला होगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि जब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए खड़े हैं, और हमारे स्वास्थ्य का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर क्या है। हम मेडिकल कॉलेज बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वहाँ पर डॉक्टर्स हैं, वहाँ एम्स के लिए डॉक्टर हमने तैयार किए हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसका जवाब राजनीतिक पार्टियों को देना होगा। फिलहाल 2024 के महासमर में देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।